प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की तवक्को की जा रही थी। फ़ैसला भी नहीं आया और इस केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को OSD ज़रूर बना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए OSD बनाकर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। इससे पहले तोशाखाना केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील की तबीयत ख़राब होने की वजह से समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान, बैरिस्टर गोहर और शुएब शाहीन अदालत पेश हुए। आज उनकी बहनें, इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल करने की आज तवक्को थी, लेकिन वो अदालत में आज पेश नहीं हुए और उनके मुआविल वकील ने बताया कि अमजद परवेज़ की तबीयत इंतहाई ख़राब है, इसीलिए मैं पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस तो अब क्रूशल स्टेज पर है, ये बात गलत है। मुआविन वकील बोले कि ऐसे हालात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही खड़े लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता, मेरी भी कल तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं तो आया हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इंतहाई गलत इक़दाम है, मजमूई तौर पर 10 मिनट के दलाइल देने हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये भी सीनियर वकील हैं और वकालतनामा भी है, इलेक्शन कमीशन के अपने वकला मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, बाकी आप अल्लाह को जवाब दे हैं। एक शख्स 20 दिनों से जेल के अंदर है। अदालत ने कहा कि जुमे को डिवीज़न बेंच नहीं होता, हमने भी सिर्फ इस केस के लिए समाअत रखी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप सज़ा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक शख्स 20 दिन से जेल में पड़ा हुआ है, क्या ये और 3 दिन मांग रहे हैं? लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि खुदारा इस इदारे को ऐसा ना बनाए कि आपका मातहत आपकी बात ना माने। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस केस में सुकम मौजूद है, लेकिन आपने जो फैसला करना है करें। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज़ दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये डिविजनल बेंच ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक सैंडविच बन चुका है। इसके अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक इमरान खान की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई रोक दी, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान को हुक्म दिया कि वो 28 अगस्त तक जेल में चेयरमैन PTI को दी जाने वाली जो सहूलियात हैं कि उसको किस हाल में रखा गया इमरान खान को, इस मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। वाज़ेह है कि 5 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट ने इमरान खान को सरकारी तहफ़ की तफसीलात छुपाने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई और फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया था। क्या अगले हफ्ते में चेयरमैन PTI को अदालत से रिलीफ मिलने का इम्कान है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PTI इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब। नईम हैदर साहब, इमरान खान को जिस जज ने सज़ा सुनाई आज उसको OSD बना दिया गया है, ये क्या आप समझते हैं कि इस बात का इकरार है, एडमिट कर लिया गया है या दराक हो गया है कि उस जज ने सज़ा गलत दी? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना जी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस ट्रायल के अंदर हुआ क्या, OIC बनाया है या कुछ भी हुआ है, उसके पीछे आप जाएं कि खान साहब को क्या फेयर ट्रायल दिया गया। तो वो वाज़ेह है कि हमने दरख्वास्त दी कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, उसके बावजूद वो दरख्वास्त भी खारिज की गई और हाई कोर्ट ने भी हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी कि जज साहब वही सुनेंगे। कि अगर हम ये कहेंगे कि ट्रांसफर किसी और के पास करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो बात तो ठीक है, जो हुआ फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, गवाहान पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, कहा भी गया तो बड़ा कम वक्त दिया गया, वो सारी हिस्ट्री आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये बताएं कि उस जज के साथ आज जो OSD बनाया गया, जो मेरा सवाल है, क्या ये इस बात का अदराक इस चीज़ को जाहिर करता है कि इस जज ने फैसला गलत दिया था? देखिए, ये चीज़ तो अब जो है लीगल टीम इसके ऊपर पहले बैठेगी, मशावरत करेगी और जो भी फिर उसके हिसाब से बयान आएगा मैं उस हिसाब से दूंगा। पहले मैं बयान नहीं दे सकता। मैंने भी अभी वो लेटर देखा है, अभी WhatsApp के ग्रुप्स में मुझे भी मिला है। तो लेकिन ये है कि इस हुमायूं दिलावर साहब की हद तक आपको पता है कि ये जानबूझकर 3 दफ़ा इनको केस भिजवाया गया। जब एक दफ़ा जज साहब ने फैसला खिलाफ दे दिया
तो फिर दोबारा उसके पास भिजवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और तीसरी दफ़ा भी उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, जो क्वेश्चन उनके सामने रखे गए वो उन्होंने सुनी नहीं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगहों पे ये बात जो है एडमिट की गई कि वाकई उन्होंने मौका नहीं दिया और जल्दी में फैसला किया। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि जो गलती ट्रायल कोर्ट से हुई वो मैं नहीं करूंगा। तो लिहाजा चीफ साहब ने अगर उनको जो है आज ये लेटर जारी किया है तो इसके पीछे भी चीफ साहब ने खुद ही उन्हें ये जो है बार बार केस रिमांड किया था। वो अब तो आप लोग चीफ जस्टिस साहब से मुतमईन हैं? इससे पहले आप लोग भी बड़े एतराज़ात थे, आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जानबूझकर जो है ना वो इस केस को लटकाया जा रहा है, सज़ा मुअत्तली तो ये छोटी सज़ा है, ये तो ख़त्म भी हो सकती है। पहले तो आप लोगों के भी बड़े एतराज़ात थे, अब आप लोगों को तसल्ली है? बिल्कुल जी नहीं, तसल्ली किसी तरह से तसल्ली नहीं है। खान साहब की तरफ से हमने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी है जिसमें हमने यही कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केसेस की समाअत ना करे। बेशक पेशावर हाई कोर्ट भेज दी जाए या लाहौर हाई कोर्ट भेज दी जाए, यहाँ से केसेस ट्रांसफर किए जाएं। दूसरे नंबर पर इनके ऊपर रिक्यूजल की दरख्वास्त दी, वो 3 महीने के बाद इन्होंने हमारी खारिज कर दी और हम बारहा ये कह रहे हैं कि हमारे केसेस ना सुने। हमें तो उनसे उम्मीद नहीं है और इस पे कोर कमेटी ने भी वाज़ेह फैसला किया है खान साहब की। आप जजेस को, अदालतों को इतना आप लोग क्यों मतनाज़े बना रहे हैं, क्यों आप लोग इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? पहले जज दिलावर चले वो चीज़ समझ में आती है, अब आप लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये आप लोगों के मुकदमात जो हैं वो समाअत नहीं होनी चाहिए, दरखास्तें नहीं लगनी चाहिए। तो क्या कोई अलग अदालतें नहीं आप लोगों के लिए लग सकती, कोई अलग जजेस नहीं आ सकते आप लोगों के लिए? हर अदालत को, हर जज को आप लोग कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। देखें, जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 8 के करीब जजेस हैं, ठीक है जी। और अगर एक बंदा जाकर दरखास्त देता है कि मेरे केस की समाअत ये जस्टिस साहब ना करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब अवेलेबल हैं, या तो अवेलेबल ही ना हो या मौजूद ही ना हो तो फिर तो आप कहें। दूसरे नंबर पर जब केस के अंदर फैसले जो हैं वो गलत दिए जाएंगे या इंसाफ नहीं दिए जाएगा, जैसे कि आपने देखा टेरिंग वाइट वाला केस हो, वहाँ पर वेबसाइट से जो है वो अपलोड करके हटा दिया गया। 9 मई को आपके सामने है कि गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो है वो उसको कहा जाता है कि ये लीगल थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट कह देती है अनलीगल है। अब उस टाइम के ऊपर भी जो चीफ साहब हैं उन्होंने वाज़ेह कहा कि मेरे बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर मैं इंक्वायरी जो है करवाऊंगा। अपने रजिस्ट्रार के जरिए जो है वो रिपोर्ट मुझे पेश करेगा और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई? बिल्कुल जो है वो नहीं हुई, बल्कि वो जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो बात यह है कि जब कार्रवाई ना की जाए, जब आप एप्लीकेशन दे के दें और आपको इंसाफ ही ना मिले, और उसके साथ वाज़ेह और मिसालें हैं, जैसे कि हमने ये असल बेसिकली जो तोशा खाना का केस है, ये जो ट्रायल चला है, कंप्लेंट जो जिसके ऊपर ये सजा हुई है, इससे पहले आप चले जाएं तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उस फैसले को चैलेंज किया और उसके ऊपर फैसला होना था। अगर उसके ऊपर फैसला हो जाता तो ना ये कंप्लेंट चलती, ना ये सारा प्रोसेस होता, ना जमान पार्क में ऑपरेशन होता, ना फर्द जुर्म उनकी गैर मौजूदगी में लगाया जाता, ना कोई ट्रांसफर की दरखास्त आती और ना आज खान साहब जेल में होते। वो दरखास्त हमने दी थी कि हमारी दरखास्त जो है, क्योंकि हम अपील में गया और हमने इस्तदा की कि उस अपील को डिसाइड किया जाए, तो बजाय ये कि उसको फिक्स किया जाए, उसको ना तो फिक्स किया गया, डिसाइड तो दूर की बात है। फिर हमने कहा कि फिक्स तो कर नहीं रहे तो उसको हम वापस ले लेते हैं, तो इन्होंने हमें वापस लेने के लिए भी इजाजत नहीं दी। आप ये देख लें कि अगर आप किसी जगह पे जाकर दरखास्त देती हैं, कोई भी आपको कंप्लेंट किसी हवाले से, और आप बाद में कहती हैं कि जी नहीं मैं वापस लेना चाहती हूँ, मेरा उसके साथ राजीनामा हो गया, या मैं किसी और जगह पे जाऊंगी, या मैं इधर नहीं परसू करना चाहती, तो कानूनी तौर पर वो वापस होनी चाहिए और वापस होती है। लेकिन यहाँ पर चीफ साहब ने वो भी हमारी वापस नहीं की। तो जब एक डिस्प्यूट पहले पेंडिंग है और ऊपर आप तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट से सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए? कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इंतज़ार होता रहा कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो वो इस पर समाअत करें। तो ये भी तो एक अनयूजुअल सी चीज़ है ना कि एक मामला जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, उस पर पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना वो हेयरिंग होना शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को डिस्कस करता है। तो इस पर चीज़ पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं कि ये भी बहुत अनयूजुअल हो रहा है। इसीलिए तो कल इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो सैंडविच बन के रह गए हैं बीच में। नहीं, सैंडविच की बात नहीं है। हम बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनको चैलेंज किया था, और हमने वहाँ पर जो ऑर्डर किए थे, चैलेंज किए थे, उसमें आर्गूमेंट्स करने थे। और जब वहाँ पर बात जो है इस हवाले से भी हुई, हमने दीगर पटिशन भी दी, CM भी फाइल की, मजीद गिरफ्तारी के हवाले से मामला टेकअप हुआ, तो उस जगह के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे उन्होंने खुद कहा कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो वेट कर लिया जाए।
तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर ये मामला क्योंकि सजा के हवाले से और बाकी दरखास्तें पेंडिंग है, आप कल उधर चले जाएं और फिर उधर से होके आ जाइएगा। इतना फर्क है उसमें, कोई इतनी। तो अब पीर को आज चीफ जस्टिस ने ये भी तो कहा, पीर को कोई ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा, पीर को फैसला हो जाएगा। जो सस्पेंशन है कानून के मुताबिक जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ से जो है वकील पेश हो, बल्कि वो खुद भी सस्पेंड जो है फौरन मौके के ऊपर कर सकते हैं। और ये किया जा सकता था जब पहली दफा हमने पिटीशन फाइल की और हाई कोर्ट के सामने हम पेश हुए, हमें ये टाइम दे दिया गया कि आप जो है ना 2 हफ्ते के लिए नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड के लिए जब डेट फिक्स की गई तो रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन के वकला की तरफ के पास भी होना चाहिए था। उन्होंने जाकर कहा जी कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास नहीं। जब हमारे पास है, जिनका बंदा बगैर कानूनी तरीके से जो ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर, ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर वहां से रिलीफ मिल भी जाता है, वो सजा मुअत्तल हो भी जाती है तोशाखाना केस में, तो 9 मई साइफर वाला जो मामला है उस पर तो ऑलरेडी कागजात में खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। देखिए, अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली, और अगर गिरफ्तारी किसी मुकदमे में डाली जाती है तो कानून ये कहता है कि 24 घंटे पहले उस बंदे को बताया जाएगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है इस मुकदमे में हम डालने लगे हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। अगर गिरफ्तारी डाली जाती या डाली गई होती तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाउंड हैं मुतलका जो है अदालत में पेश करने। क्या अभी तक खान साहब को पेश किया गया है? 24 घंटे तो ये गिरफ्तारी की खबर तो 3 दिन से सुन, तो वो नहीं कर सकते, और अगर होगी गिरफ्तारी तो वो गैर कानूनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ। शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पूरे मुल्क में बरवक्त यानी 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। यह मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज की मीटिंग के बाद सामने आया। इस इजलास की सदारत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का यह मानना था कि इलेक्शन 90 रोज़ में कराने पर आइन वाज़े है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ कराना ज़रूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि हमें बिला वजह इस मुल्क को आइनी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने यह वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबात इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सब मरदमशुमारी की मंजूरी देते हुए क्यों नहीं सोचा। पंजाब और KPK में जब 90 रोज़ में इलेक्शन होना थे तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी क्यों नहीं हुई? तब PTI की मुखालिफत क्यों इन पर गालिब रही? सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिबे के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के हवाले से अपना जारी करदा शेड्यूल तब्दील करने पर क्या मजबूर हो सकता है? PTI और पीपल्स पार्टी के बरक्स बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है। इलेक्शन में मतवक्के ताख़ीर की वजह से अपने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल भी सामने आ गया है। अब नवाज शरीफ सितंबर की बजाय 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। उनके आने की तारीखें तो पहले भी बहुत दी गई, लेकिन इस बार ये तारीख पार्टी सदर ने दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी साथ खड़े थे। शहबाज शरीफ ने ख़ुद बताया कि बाकायदा मुशावरत के बाद ये तारीख दी जा रही है। तो क्या ये समझा जाए कि जो नून लीग बात कर रही थी कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले बिल्कुल ज़ीरो रिस्क होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या ये सारे उनके लिए ज़ीरो रिस्क हो गया है? क्या जो सारे शकूक शुबहात थे नवाज शरीफ की वापसी को लेकर मुस्लिम लीग नून के दिमागों में, क्या वो सारे हल हो गए हैं? क्या वापस आते ही क्या नवाज शरीफ को वाकई रिलीफ मिल जाएगा? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज की डेट को फाइनल समझा जाए? 3 साल से तो हम डेट सुन ही रहे हैं, आ जाए कल आए, आ जाए कल आए, ज़रूर आएंगे, ये तो हम सुन ही रहे थे। लेकिन आज जब बाकायदा मीडिया के सामने बजाते खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बात करी और शहबाज शरीफ ने कहा कि 15 अक्टूबर का तय पाया है हतमी मुशावरत के बाद, तो यही हतमी डेट है नवाज शरीफ की वापसी की? सर देखें, आपने शादी खुद ही जवाब दे दिया है कि आज पहली दफ़ा सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद बात की है और साथ कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खड़े थे। तो मेरा इसके बाद कोई इसमें कोई दूसरी
कोई शक वाली बात तो रह नहीं जाती कि वो ये डेट फाइनल है। जीरो रिस्क के हवाले से भी कोई शकूक शुबात नहीं है। आप लोगों को तो जीरो रिस्क चाहिए था, किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहते थे कि आपके लीडर वापस आए, उन्हें पकड़ लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। कि क्या अब उनकी वापसी इसी एश्योरिटी में आप समझते हैं दी गई है, रिस्क से पाक है उनकी वापसी अब? नहीं, लेकिन इसका भी मेरा आपने जवाब दिया, खुद ही दिया है कि जीरो रिस्क वाली बात राना सनाउल्लाह साहब ने की थी और उन्होंने इसको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन भी किया था कि उनकी मुराद क्या है। लेकिन जो पार्टी की जो बयान पार्टी की तरफ से है या सदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से है, वो ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और कानून का सामना करेंगे। वो देखें, अगर अदालतों के पास केस हैं जो कि आप समझते हैं वो फॉल्स हैं, बेसलेस हैं और वो एक साजिश के तहत सारे काम हुआ था, जिस तरह कामों पे डिस्क्वालीफाई किया गया, लाइफ वो भी लाइफ, ये सारी एक हिस्ट्री है जिसको हम बयान करें किस तरह एक बंदे को पाला गया, तैयार किया गया और फिर उसको इलेक्ट कराया गया और बिठाया गया और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली आउट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया और कन्विक्ट भी किया गया। तो अब वो केसेस जो हैं वो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो इंसाफ मिलेगा। देखिए 15 अक्टूबर तक वो वापस आएंगे, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने रह जाएंगे ना। फरवरी में तो कहा जा रहा है इंतखाबात हैं, हल्का बंदियों का भी शेड्यूल आ गया है। और क्या इन 3 महीनों में आप समझते हैं कि रिलीफ मिल जाएगा या फिर वही होगा जिस तरह 2018 के इलेक्शंस हुए थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थे और बाहर पार्टी से हालात संभल नहीं रहे थे, खमियाजा भी जाहिर है बाद में भुगतना पड़ा, उस तरह कैंपेन नहीं चला सके, तो वो भी हो सकता है। इसको आपने रिस्क ही समझा जाए इसको? फिर नहीं शाजिया, देखें जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन मुतल्लिक है वो तो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 5 साल का जो इलेक्शन लॉज में एक तरमीम आई है तो मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल हो गई। सर वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन अल अजीजिया में जो उनकी सज़ा चल रही है सर, वो सज़ा तो इंटैक्ट है ना अभी? सर मैं उस पर आने लगा था, डिस्क्वालिफिकेशन तो उनकी ख़त्म होगी। अब रही कि बात उनकी वो कन्विक्शन की कि उनको सज़ा हुई है, तो उनकी अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है अदालत में। जब अदालत आलिया वो केस सुनेगी, जब वो आएंगे तो डेफिनेटली वो उनका केस जो है वो टेकअप होगा। जब केस टेकअप होगा तो हमें उम्मीद है अपील की, देखा अपील के तो आर्गूमेंट्स होते हैं, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, मैक्सिमम यही महीने भी लग सकते हैं कि नहीं? नहीं, महीने किस तरह लग सकते हैं? अपील का देखें ना, अपील जब फिक्स हो जाए, ये ट्रायल तो नहीं है ना, ये अब एविडेंस नहीं है कि ट्रायल हो रहा है, कोई उधर से शहादतें आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, बहस हो रही है, या तो सिर्फ लीगल पॉइंट्स पे वो एक जजमेंट है जिसके खिलाफ अपील है, वहाँ जज बैठे होंगे और वकील बहस करेंगे, वो एक दिन चले, 2 दिन। तो इंतजार सिर्फ जस्टिस बंदयाल साहब के रिटायरमेंट का था? नहीं, जिस तरह तोशा खाना की अपील पे अभी केस चल रहा है तो वहाँ पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं ना, उसको कितना लंबा खींच सकते हैं आप आर्गूमेंट्स को। लेकिन मैं समझता हूँ ये मैक्सिमम 7-10 डेज की बात है कि ये बहस हो जाएगी और फिर जज साहब जो भी बेंच होगा वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन हमें कभी उम्मीद है कि वो केस गलत थे, झूठे थे और उसमें सज़ा भी ऐसी नहीं थी। आपको भी याद है कि जिस जज साहब ने सज़ा दी थी उनका वर्जन क्या था, वो फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये चीज़ें सामने हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। 2018 वाली इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मौजूदा चीफ जस्टिस भी रिटायर्ड हो जाएंगे, तो क्या इस सिनेरियो में आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद ज़्यादा है? नहीं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो तो बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश का खमियाजा उन्होंने नहीं, उनको ये नहीं कि उनको रियलाइज़ हुआ है उन लोगों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि हमने ये नाकाम तजर्बा किया, हमारा तजर्बा नाकाम हो गया है। लेकिन ये वहाँ पे मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है वो आपके सामने है, उसी एक तजर्बे की वजह से और उसी एक साजिश की वजह से, जिस साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था। तो मैं समझता हूँ ये सारी एक तारीख का हिस्सा है, हर एक को पता है कि क्या हुआ। अब अकामा की बात करें और वही जज साहब जो है वो कहते थे कि यार लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो आप लिखें, आप क्यों नहीं पार्लियामेंट का फिक्स करती। राणा साहब मुझे एक बात बताएं
जो इमरान खान जेल में है, अगर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने पूछ ही लिया कि उनको रिपोर्ट दी जाए कि इमरान खान को किन हालात में, किस हाल में रखा गया है, तो नून लीग को इसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात क्यों हो रहे हैं? वो फिर आगे से मिसालें दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को तो इस तरह रखा गया, तो उधर आप हाल पूछ रहे हैं। मरीम नवाज़ ने भी कहा कि उधर तो आप हाल पूछ रहे हैं। तो क्या आप लोगों के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड भी यही है, या हिसाब बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं कि जो आपके लीडर के साथ हुआ या उनकी बेटी के साथ हुआ उतना या उससे ज़्यादा इमरान खान के साथ होना चाहिए, फिर हिसाब बराबर होगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुने शाजिया, जो चीफ जस्टिस साहब वाली बात है वो किसको नहीं पता कि वो उनका जो टिल्ट है या जिस तरह वो खुलम खुला केसेस टेकअप करते हैं इस मखसूस शख्स के लिए, इमरान खान के लिए। अभी कितने मैं नहीं कहता आम आदमी को तो छोड़े, जो इस ऑफिस बेरर या पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं जो जेलों में जाते हैं, कितनी लोगों को जजों ने बुला के पूछा इनकी हालत क्या है, वहाँ पे बताएं। वहाँ पे तो दरख्वास्त जाती है कि हमें B क्लास दी जाए या हमारी इंटाइटलमेंट जो वहाँ पे जेल मैनुअल में है, तो वहाँ पे भी तो जाहिर है PTI के वकीलों ने बुशरा बीबी ने भी दरख्वास्त दी हुई है कि वो ज़ाहिर है जब मिल के आती हैं, वो देखती हैं, तो फिर आकर वो अदालत में बताती हैं कि उनको बुरे हालात में रखा गया है। तो जाहिर है फिर अदालत ने तो कंफर्म करना है ना रिपोर्ट मांग के। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फोरम नहीं है कि वो डायरेक्ट हर चीज़ पे एक एप्लीकेशन जाए उसको टेकअप कर ले। मेरी बात सुने, मैं सुबह एप्लीकेशन देता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरह टेकअप करते हैं। आपने क्या एप्लीकेशन देनी है? क्या एप्लीकेशन देंगे आप? ये पूरा एक प्रोसेस है कि जहाँ पे होम डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जेल मैनुअल लागू होते हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट्स हैं, सारा कुछ है, वहाँ पे बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट अगर टेकअप कर लिए केसेस, तो मैं समझता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से या मुख्तलिफ मामलात में। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रोसीजर है। इन्हीं अदालतों ने आपके लीडर को भी तो बाहर भेजा था। नहीं, वो किसने भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। किसने भेजा था? इमरान खान ने भेजा था। नहीं, इमरान खान ने किसने भेजा था? किसी एक ने तो भेजा था, किसी एक का तो एहसान मान ले। नहीं, मेरी बात सुन ले, कैबिनेट ने फैसला किया था। ये तो हम कहते थे कि इमरान खान तुमने खुद ये फैसला किया है, और ये शहरी मदारी तो वहां पे वो कहते थे रोना शुरू कर दिया था जब वो मेडिकल रिपोर्ट्स फैसल जो शौकत फैसल था, फैसल शौकत जो उसका शौकत खानम वाला फैसल, इनका डॉक्टर बहुत ही इसका स्पेशल असिस्टेंट था, उसने खुद जाकर रिपोर्टें देखी, खुद इसके अपने बोर्ड बनाए हुए थे। ऐसा ना करें कि हर तरफ यही देखें कि बस मुस्लिम लीग नून है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बोर्ड बने थे 4 बंदों का, 5 बंदों का, 7 बंदों का, 8 बंदों का, 11 बंदों का, शमसी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर शमसी को कराची से आए थे, वो ब्लड के एक्सपर्ट थे। यही यास्मीन राशिद थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, सरकार इनकी थी, गवर्नमेंट इनकी थी, फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी। तो ये तो मैं समझता हूँ इस तरह थोड़ी चीजें होती हैं कि आप बिल्कुल हर चीज को मलिया भेंट कर दें और कहेंगे जी नहीं इनको फेवर की गई है। ठीक है, जाते जाते जरा ये बता दें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सियासत कर रही है? आप कह रहे हैं कि इस मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। जब पंजाब और KPK में 90 दिनों में इलेक्शंस कराने की बात होती थी, तब ये लोग आपके साथ खड़े हुए थे, तब ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए थे। आज आप इलेक्शन कमीशन के साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि 90 दिन में होना चाहिए। कहाँ लिखा है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी हैं? देखिए शाजिया, आप खुद ही एक बात कर रही हैं और मैं समझता हूँ आप सही बात कर रही हैं। हत्ता कि ये भी कि जो इलेक्शन लॉज थे उसमें इन्होंने ही अमेंड किया था ना हमारे साथ बैठ के कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद किया। क्या सेंसस में इनके चीफ मिनिस्टर नहीं बैठे हुए थे? अब कहते हैं वहाँ में ये कहा गया था। भाई कहने से नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? बस वो यही सियासत कर रही है कि जी हम पॉलिटिकली और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल के हम ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब और एक उन्होंने और बात की कि हल्का बंदी आइन में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आइन में कि जब सेंसस होंगे और नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद मैंडेटरी है कि हल्का बंदियाँ हों। जब भी सेंसस होंगे, नए सेंसस होंगे, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन से इनकी हवाला दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक प्रोसेस शुरू हो गया है जो उन्होंने 14 दिसंबर को कहा कि हम
25 करेंगे डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन हैं। लेकिन एमक्यूएम इस तरह तो फिर किसी की बात, एमक्यूएम कहती है जी हमें पुरानी मर्दशुमारी पे, पुरानी हल्का बंदियां पे हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो ये एक अच्छी बेहतर चीज़ है, वो एक ऐसा अमल है जैसे मेरा और मजीद इलेक्शन प्रोसेस को फेयर एंड फ्री करने के लिए एक स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसाब मेरे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बगैर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना के नहीं, इस तनाज़े का फैसला अभी तक हुआ नहीं कि सदर पाकिस्तान के आम इंतखाबात कराने की तारीख देने या ना देने के इख्तियार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। चंद रोज़ पहले निगरान हुकूमत के वज़रा की तरफ से जहाँ ये बातें हो रही थी कि सदर मुमलिकत के अहदे की तकरीम है, उनकी कुर्सी का एहतराम है, वहीं अब वज़ारत क़ानून ने उनके ख़त का जवाब दिया, ना इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात करना गवारा समझा। ये है सदर के अहदे की इज़्ज़त। कहने को वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्हें कोई मानता नज़र नहीं आ रहा हमें। अगरचे सदर पाकिस्तान का अहदा गैर सियासी है, लेकिन ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि डॉक्टर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ से ही इस अहदे पर आए थे और उन्हें भी रियासत के बहुत से इदारे उसी नज़र से देख रहे हैं। यही वजह है कि अपने सेक्रेटरी की तब्दीली का मामला हो या मुख्तलिफ बिलों को वापस भेजने के अहकामात का तनाज़ा, वो पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस बने हुए हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात की तारीख पर सदर पाकिस्तान से को ये कहकर उनके ख़त का जवाब दिया, मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मुलाकात गैर ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए जवाबी ख़त में ये कहा है कि उन्होंने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 में जिसमें 26 जून को तरमीम की गई थी, जिसके बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है और नई कानूनी तरामीम आइन के आर्टिकल को कैसे सुपरसीड कर सकती है। नाजरीन, ज़ाहिर है आइन के किसी आर्टिकल को बदलने या तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और इलेक्शन एक्ट का जो बिल है ये महज सादा अक्सरियत से कानूनी तरमीम के तौर पर लाया गया था। क्या यहाँ भी कानून और आइन की तफरीक को वाज़े करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा? दूसरी तरफ ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, इस पर वज़ारत क़ानून से भी राय मांगी है। इसी हवाले से ऐवान सदर की जानिब से वज़ारत क़ानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम ख़त लिखा गया है। सदर ने वज़ारत क़ानून को ख़त लिखा है कि अब क्या करना चाहिए, अपनी कानूनी राय दें। तो तर्जुमान वज़ारत क़ानून ने ख़त वसूल होने की तस्दीक तो की है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इन हालात में कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन की तारीख सदर की तरफ से आएगी या इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा, क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीखें देने पर अपनी अलग अलग आइनी तशरीह कर रहे हैं। अब ये तनाज़े हल कैसे होना है, ये तनाज़ा मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, एक दफ़ा फिर ये मामला उठ गया है, सदर पाकिस्तान ने मुलाकात के लिए ख़त लिखा और बड़ा अच्छा एक जेस्चर था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात करें, इलेक्शन की जो तारीख़ है उस पर मुशावरत हो, डिस्कस हो, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने तो उनसे मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा। कि आपको नहीं लगता कि इस अच्छे जेस्चर का जवाब भी अच्छा ही होना चाहिए था? मुलाकात करने में हर्ज क्या था? मुलाकात करने में हर्ज होता है कि पूरा इलेक्शन कमीशन का रोड मैप फ्लॉप हो जाता है। उस सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सदर को इलेक्शन कमीशन से या इंतखाबी हवाले से मशावरत करने का आईनी और कानूनी कोई किरदार ही नहीं है। नहीं, आईनी है, कानूनी तौर पे आप कह सकते हैं, आईनी कैसे नहीं है? आइन का आर्टिकल 58 है, उन्होंने नहीं मैं बताता हूँ। ये हमारे वकला हजरात आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो कौमी असम्बली को तहरीर किया गया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर 9 अगस्त को, उन्होंने आर्टिकल 58(1) के तहत किया। हाँ। आर्टिकल 58(1) में सदर का कोई किरदार नहीं था तारीख देने पर। अगर ये असम्बली तहरीर होती आर्टिकल 48 के तहत तो फिर सदर मुल्क को तारीख देने का बाकायदा आईनी हक हासिल था।
जब सदर को पता था, सदर को ये चाहिए था करना कि जब आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली को तहरीर किया तो नीचे एक लाइन लिख देते, पता नहीं उनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर क्यों है, एक लाइन लिख देते कि जनाब आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 को भी मद्देनजर रखा जाए, बस खत्म हो जाता सारा मामला। बिना खत लिखने दूर पेश आती, पर एक आईनी बहरान पैदा हो जाता, पैदा होता रहता। सदर साहब का क्या ताल्लुक था? अब सदर साहब ने आर्टिकल 48 की शिक 5 क्या सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देती? सदर को आइन का नई जो सूरत हाल पैदा हुई है, पार्लियामेंट एक्ट की जो तरमीम आया है उसमें दस्तखत की है सदर साहब ने। यही बात सुने यही बात, जब आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख का हक हासिल है, उनको हक देता है आइन, तो भले ही आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, आप कानून ले आए, लेकिन वो आइन को तो किसी भी किस्म का कानून ओवर रूल तो नहीं कर सकता, सुपरसीड तो नहीं कर सकता सर। उनको सदर साहब को ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबी तारीख के हवाले से दिए बगैर उनसे कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चाहिए कि हम आपको सारी बातें हमें बताएं। जिस तरह चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया, तमाम आर्टिकल कवानीन के हवाले से उनको आगाह किया, वो खामोश रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तरीका कार होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो खामोश रहते हैं। तो कमर दिलशाद साहब मेरे ख्याल में उन्होंने डिस्कशन के लिए बुलाया था, मुशावरत के लिए, इलेक्शन के हवाले से मुशावरत के लिए बुलाया था सर। सदर नहीं बुला सकता मशावरत के लिए इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को, जब आर्टिकल सेक्शन 57 में तरमीम आ गई उसके हवाले दे दिया। अब आप देखें बड़ी अहम बात, सदर मुमलिकत साहब को ये भी नजर आना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 51 के तहत, वो भी आर्टिकल ही है ना 51, उसमें ये जब ये मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया वफाकी हुकूमत ने 5 अगस्त की रात को, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बाद, तो अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन तो बंद गली में खड़ा हो गया। उसको तो आर्टिकल 51 पर भी तो पाबंद, कानूनी तौर पर हल्का बंदी करानी थी ना, उसके ऊपर कानूनी तौर पर पाबंद हो गया ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बंदी करवाने पर। तो यहाँ वो मशावरत कर रहे हैं कि हमें तारीख दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रोड मैप दे दिया 4 महीने का हल्का बंदी कराने का। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, ये तो आपकी सारी टेक्निकल बातें बेशुमार हमने कर चुके हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला किया है आज कि उन्होंने इंतखाबी फरिश्ते जो उन्होंने 14 दिसंबर के बाद 3 महीने ले ले थे इंतखाबी फरिश्ते मुरतब करने में इलेक्शन एक्ट के तहत, अब उन्होंने हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्ते जो हैं उनको भी बैक वक्त इकट्ठे वो तैयारी का हुक्म जारी कर दिया। अब एक लम्हे हल्का बंदियां हो रही हैं और उसके साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों की अपडेशन हो रही है। 14 दिसंबर को मैं अर्ज करूँ आपसे, 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा और 14 दिसंबर को इंतखाबी फरिश्तों का नोटिफिकेशन हो जाएगा और इसके साथ ही चंद रोज के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल जारी करेगा, इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा और फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। सर आप तो पहले कह रहे थे, आपने तो कहा था कि मई से पहले हो नहीं सकते। आज मैंने रोड मैप देखा है, सुना है मैंने, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी आज राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि हमारी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई तो हमने कहा कि कंवर दिलशाद साहब तो मई का कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कंवर दिलशाद साहब पता नहीं ये क्यों बात कर रहे हैं, गलत बात है ये, हमने तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, इंतखाबात तो फरवरी में होने हैं, तो ये क्यों अपनी तरफ से कंवर दिलशाद साहब ने बात की है? वो दुरुस्त है, ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब मोहतरम शख्सियत है, उन्होंने बात ठीक है। हमने तो ये देखा ना जो इलेक्शन एक्ट के तहत उसमें लिखा हुआ था कि इंतखाबी फरिश्ते होने हैं और जो उस इंतखाबी फरिश्ते है वो हल्का बंदियों के बाद होनी थी। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल कहा कि जो कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी फरिश्ते भी बनेगी और इसके बाद हल्का बंदी भी होगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि हम इंतखाबी फरिश्ते भी साथ बनाएंगे और हल्का बंदी भी साथ करेंगे ताकि वो 3 महीने का जो आ रहा था गैप खत्म हो गया। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है, पीपल्स पार्टी ने तो नई हल्का बंदियों की मुखालिफत ही कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी हमें तो CCI का जो इजलास हुआ था उसमें हमें ये कहा गया था कि अगर आप ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन की मंजूरी देते हैं, इलेक्शन जो है
वो 90 रोज़ में ही होंगे, क्योंकि जाहिर है सूबों में तो सीटों में कोई रद्द बदल होना नहीं है, सूबों को तो कोई और नई सीटें मिलनी नहीं है, तो इससे इलेक्शन का शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा। ये CCI के इजलास में पीपल्स पार्टी कहती है उन्हें ये कहा गया था, ये बावर कराया गया था, तो लिहाजा ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया ये गलत है और इलेक्शन कमीशन आईनी बहरान पैदा कर रहा है। ज़ाहिर है, ठीक है, पीपल पार्टी का अपना एक मुकाम है, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जमात है, अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं तो ये सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने पेश करें, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तो इनकी मुराद शाह साहब बतौर चीफ मिनिस्टर सिंध वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कह दिया था कि भी हम दस्तखत कर दिए। उनको देखना चाहिए था इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले, हल्का बंदियां भी होनी है। जब उन्होंने साइड इफेक्ट नहीं देखे तब वो चीफ इलेक्शन कमीशन तो मजबूर हो गए ना, आइन के आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदी तो लाजमी करानी पड़ेगी। उसमें अगर एक्ट होता, रूल होता तो तरमीम हो सकती थी, ऑर्डिनेंस आ जाता, लेकिन यहाँ तो वो मामला नहीं है। यहाँ तो ज़ाहिर एक आइन का हिस्सा बन गया ना वो उनका फरमान जो था मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन, तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मजबूर हो गया। इस लिहाज से भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सा फैसला किया कि इंतखाबी फरिश्ते भी साथ बन रही हैं और हल्का बंदी भी साथ बन रही है। अब ये 3 महीने का जो हमने पहले शेड्यूल हमने इलेक्शन एक्ट देख के मैंने बात की थी ना, ठीक है, ऑनरेबल CC सर का जो रिमार्क्स है तो दुरुस्त है, हमें तो इलेक्शन एक्ट को देखा था मैंने। अब उन्होंने पीछे हट गए हैं, उन्होंने कहा नहीं हम साथ साथ मिलाएंगे, बैक वक्त तो ये बात तय है कि फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फरवरी से आगे नहीं होंगे इलेक्शन। अगर बकौल आपके इंतखाबी फहरिस्तें और हल्का बंदियां बैक वक्त एक साथ होंगी, एक तरफ हल्का बंदियों का काम हो रहा होगा, दूसरी तरफ इंतखाबी फहरिस्तों का, और ये 14 दिसंबर तक ऑब्वियसली फिर सारा मुकम्मल हो जाएगा, तो फरवरी तक इंतखाबात, इसका मतलब तय है अब। जब बिल्कुल ये हमें जो खबरें मिल रही हैं उसमें यह है कि ये फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे, ताकि मार्च में जो सेनेट का जो है उस पर असर ना पड़े, पहले हो तमाम इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में हुक्मरान तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो अवाम के हालात नहीं बदलते, बल्कि हालात तो ख़राब से ख़राब तर ही होते रहे हैं और हो रहे हैं। महंगाई के नाम पर PTI को इक़्तिदार से निकालने वाली PDM सरकार ने 16 महीनों में इतनी महंगाई की कि अवाम का भुरकस निकाल दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने मिन्नतों तरलों से और दोस्त ममालिक की गारंटियों से IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा करके मुल्क को दिवालिया होने से तो बचाया, लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ज़रूर दिवालिया हो गई है। अब इत्तेहादी हुकूमत के जाने पर अवाम की निगरान हुकूमत से कुछ छोटी छोटी उम्मीदें थीं, लेकिन बज़ाहिर निगरान हुकूमत भी अवाम पर गिराही गुजरती नज़र आ रही है। निगरान हुकूमत ने आते ही पहले हमने देखा पेट्रोल डीज़ल में की कीमतों में 20 रुपये इजाफा किया और अवाम को बताया कि अब हम आए, अब हमारी बारी, आप तैयार रहें। बिजली के फ़ी यूनिट को भी 5.5 रुपये बढ़ा दिया। इलेक्शन का तो पता नहीं कब होते हैं, लेकिन निगरानों की निगरानी में गिरानी तेज़ी से ज़रूर बढ़ रही है। तजुर्बाकार से सागदार के बाद ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल निगरान हुकूमत भी डॉलर के सामने बेबस है। निगरान हुकूमत के 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में डॉलर 15 रुपये महंगा हो गया है, जिसकी वजह से मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इंटर बैंक में ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए के डीवैल्यू होने से मुल्क में एक बार फिर महंगाई का तूफ़ान है। अवाम परेशान है, 2 वक्त की रोटी को पूरा कैसे करें। कहा जा रहा था कि टेक्नोक्रेट्स का निगरान सेटअप आएगा तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन क्या वजह है कि मौजूदा निगरान हुकूमत अभी तक इस तरह का कोई रिलीफ प्रोग्राम नहीं ला सकी है। सवाल ये भी है कि क्या ये हकीकत है कि गुज़श्ता IMF मुआहदे के लेटर ऑफ इंटेंट में हम लिख कर दे चुके हैं कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल $1 का होगा। क्या नए आर्जी IMF मुआहदे में भी यही शर्त लागू है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत $1 की जाएगी? क्या आने वाले दिनों पर पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी होने वाली है? IMF जहां पाकिस्तानी हुकाम को डॉलर जो है वो बेलगाम छोड़ने का कह रहा है, वहीं निगरान हुकूमत से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़ों से मुतालिक भी शराइत जो हैं उस पर भी सख्ती से अमल दरामद की डिमांड की जा रही है। पेट्रोल महंगा हुआ, अब बिजली महंगी है, अब गैस की बारी है। सवाल ये है कि क्या महंगाई पर महंगाई करते जाने से
मुल्क की मैशत संभल जाएगी। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हर बंदा जो है वो महंगाई से इतना परेशान है, ख़ासकर अब बिजली के बिल देना लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि घर के खर्चे पूरे करें, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दें, या उनको 2 वक्त की रोटी दें, या उनको एक पंखा चलाने दें। हम लोग हज़ारों रुपए बिल आ रहा है, एक एक पंखा भी जिनका चलता है उनको भी इतना बिल आ रहा है। ये निगरान हुकूमत के हाथ में कुछ है या अभी IMF का किया ही भुगतना पड़ेगा? ये शाजिया हम अपना किया भुगत रहे हैं, और बुनियादी तौर पे ये जो एनर्जी सर्कुलर डेट है ये पिछले कोई 20 सालों का जो एक्यूमुलेटेड खसारा है उसको चंद महीनों में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि एनर्जी सर्कुलर डेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी था। जो निगरान हुकूमत होती है उसके लिए थोड़ी सी जो आसानी ये होती है कि उसको किसी इलेक्शन में नहीं जाना, उसको वोटर्स का सामना नहीं करना पड़ना, तो वो तमाम तो उनके लिए सारे इस तरह के इकदाम करना बड़ा आसान होता है। उनसे किसने पूछना है, उन्होंने कौन सा आवाम के पास जाना है? So they can do। ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि सियासी हुकूमतों को असल में कर लेने चाहिए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं किए, उन्होंने इसको निगरानों पे छोड़ा। तो एक जो इस वक्त इम्पोर्टेंट निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी ज़ाहिर है इलेक्शन करवाना, और दूसरी जिम्मेदारी जो बैन अल-अक़वामी मुआहदे हैं उनकी पासदारी करना, जो कि इस दफ़ा स्पेशल आइन में तरमीम करके निगरान हुकूमत को पॉलिसी साजी का हक दिया गया। और हमें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि ये बिल्कुल मुश्किल वक्त है, और यकीनन इससे सभी अवाम ख्वास जो हैं वो तंग हो रहे हैं। लेकिन इससे भी जो एक मुश्किल सूरत हाल थी वो खुदा न खास्ता दिवालिया होना था मुल्क का, और निगरान हुकूमत की जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है वो IMF के स्टैंड बाई एग्रीमेंट पे मनवान अमल करना है और करवाना है, ताकि वो तो करवा रहे हैं। बिजली महंगी हो रही है, आपके गैस महंगी होने जा रही है, वो तो अमल दरामद करवा रहे हैं। अमल दरामद करने के अलावा चारा कोई नहीं है। मुझे ये बताएं कि डॉलर जो अब 315 पर ट्रेड कर रहा है, क्या ये हमने दरामदात से जो पाबंदी हटाई, डॉलर बाहर जा रहा है, इसलिए हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है, पैसे पर दबाव आ रहा है? देखिए, इस वजह से भी आ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि IMF के प्रोग्राम में हमने कमिट किया कि ओपन मार्केट का रेट और जो इंटर बैंक रेट है उसका फ़र्क जो है वो एक ख़ास लिमिट रखी 1.25% के, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। जैसा कि हमने स्टैंड बाई एग्रीमेंट आने से पहले देखा 30-30, 40-40 रुपए का फ़र्क आ रहा था मार्केट में, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में। तो अब चूँकि ओपन मार्केट में तो डॉलर की मांग बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर रेट बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ बैंक का रेट जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें एक अहम वजह वो तो आपने बताई, जो कि दरामदात जो है उनको, तो ये स्टेप दोबारा लिया जा सकता है कि आप अपनी इंपोर्ट्स रोक दें भाई। लेकिन मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, इसमें जो दूसरी वजह है वो ये भी है कि जब तक आपके पास एक क्लैरिटी नहीं आती इलेक्शन के बारे में, और ये डेट जो है जाहिर है आइन के मुताबिक, और मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ, ये आइनी माहिरीन आपको बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने देनी है, ऐवान सदर ने देनी है, यहाँ से भी आनी है। लेकिन एक क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी कि इलेक्शन कब होंगे, मौजूदा सेटअप कितने अरसे चलेगा, तब तक ये जो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है ये वही इम्पैक्ट डाल रही है जो कि सियासियतों में इस्तेहकाम डाल रहा था पिछले 16 महीनों से। हाँ। और उसकी वजह से अभी तक लोग जो हैं वो डॉलर्स को होल्डिंग भी कर रहे हैं, वो डॉलर्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन ये गंभीर होती चली जा रही है। हर आने वाले दिन में, यानी पिछले अगर आप 16-17 दिन को देखें तो हर आने वाला दिन जो था उसमें डॉलर महंगा होता चला गया, तो डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये कहीं रुकेगा या नहीं, या फिर हमें अपनी जो इम्पोर्ट्स है उसको पाबंदी लगाना, उस पर नागुज़ीर होगा? फिर देखिए, इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे तो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। लग्जरी आइटम जो है उनको तो आप थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन इम्पोर्ट पर पाबंदी आप नहीं लगा सकते। लिहाजा लेकिन ये ज़रूर है कि जो बैकलॉग है इम्पोर्ट का, ये महीने 1.5 महीने में इंशाल्लाह ये निकल जाता है, तो थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टर्स का प्रेशर है ओपन मार्केट से बाई करने का ये कम होगा। नेक्स्ट रिव्यू जो आ रहा है IMF का, और हमें उस रिव्यू के लिए भी तैयार रहना है। अक्टूबर में इसका जी, अक्टूबर में इसका रिव्यू आता है,
और अक्टूबर में अगर हम उस वक्त तक इसकी शराइत पे अमल दरामद कर रहे होंगे तो आपको दूसरी ट्रांच मिल जाएगी। वो थोड़ा सा फ्लो बेहतर होने से भी जो इसका प्रेशर है डॉलर की मांग का वो कम होगा। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इलेक्शंस की डेट के बारे में, खा वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, वो 90 दिन में हो, ये जो अदारा जाती महाजराई इस वक्त चल रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारी इकॉनमी को और हमारी सियासी सूरत हाल को एक गैर यकीनी उसका लैंडस्केप में लाने का, और उसकी वजह से भी डॉलर पर प्रेशर आ रहा है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए आईएमएफ ने जो सख्ती से शराइत पर अमल दरामद करने के लिए क्या है, इसमें जो ज़्यादा इफेक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आपकी गैस महंगी हो जाएगी? देखिए, ये बिजली गैस इनको महंगा करना तो एक चीज़ है कि अगर जो बैन अवी मंडी है उसके मुताबिक रेट रखा जाए, लेकिन जो उससे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि गैस के जो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेज हैं, यानी जो गैस ट्रांसमिशन में ज़ाया होती है हमारे लूज कनेक्शंस की वजह से या चोरी होती है, वो दुनिया में हाईएस्ट लॉसेस में गिने जाते हैं, उसको भी हमें रोकना है। इसी तरह से बिजली को अगर आप देखें तो टोटल जो गर्दिशी कर्जा है बिजली का, उसमें बिजली चोरी भी शामिल है, उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी शामिल हैं। तो जहां हम सार्फिन पे बोझ डाल रहे हैं वहां पे हमें थोड़ा सा इन लॉसेस को भी कर्टेल करना है। इस वक्त वो सार्फिन जो बिल देते हैं गैस या बिजली का, वो उन सार्फिन का बिल भी दे रहे हैं जो कि बिजली या गैस चोरी कर रहे हैं, और वो इस सिस्टम की जो इनएफिशिएंसी है उसको भी भुगत रहे हैं, जो कि लीकेज और जो ट्रांसमिशन लॉसेस है उनका बिल भी उन्हीं को देना पड़ रहा है। तो ये एक सरासर नाइंसाफी है, इसको हमें हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करना होगा। डॉक्टर साहब, ये हालात कारोबार को तो सपोर्ट नहीं करते। अब जितनी महंगाई यहाँ पर हो चुकी है, कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? ऑलरेडी जो लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं, लोगों की जो कारखाने हैं, वो महंगी बिजली की वजह से बंद हो रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, तो ये हालात कारोबार को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो कैसे हम जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप की भी हम बात करते हैं, तो जब हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं होगी, जब हमारी फैक्ट्रियों में काम ही नहीं होगा, तो आप तो उस गैप को भी मीट नहीं कर सकते। जैसे आपने पुरानी कहानी में सुना होगा कि समंदरों में जब तूफान आते थे तो जहाज लंगर अंदाज होते थे। लंगर अंदाज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एक तलातम खेज तूफान से निकल के उभरी, डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब थे, और अब बातें हाईएस्ट लेवल पे आपको सरकारी जराए से बताई जा रही हैं कि हम डिफॉल्ट के कितना करीब थे। तो ये वाला जो साल है, अगर हम इसको नॉर्मल सालों की तरह ट्रीट करना चाहेंगे कि जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हो, इसमें ग्रोथ भी हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। इस वक्त आप लंगर अंदाज कर रहे हैं ताकि वो जो झटके हैं तूफानी, उनसे बचा जा सके। जो आपकी ग्रोथ की बातें हैं वो ये नेक्स्ट प्रोग्राम में तो उसको देखा जा सकता है। इस साल में एक्सपोर्टर्स को बदकिस्मती से उनकी जो नीश है वो टैरिफ के इजाफों की वजह से, एनर्जी की कॉस्ट में इजाफे की वजह से, रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अवाम तो कंफ्यूज हैं कि अगर सब कुछ आईएमएफ के कहने पर हम पर हर दफ़ा बम गिरा दिया जाता है, महंगाई का भी, बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, उन्होंने वोट किसको देना है? दावे तो हर कोई अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में करता है, बड़े बड़े अपने इकॉनमी के प्रोग्राम तो हर पार्टी लेकर आती है, लेकिन हल तो इसका मतलब है किसी भी सियासी जमात के पास नहीं। जब आपकी इकॉनमी को चलाना ही आईएमएफ के इदारे ने है, तो प्लान तो फिर किसी के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, उसके रूट काज देखें ना कि आईएमएफ के इदारे ने क्यों चलाना है। क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी है, हमारी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होनी है, वो कोई भी हुकूमत अभी तक करने में कामयाब नहीं हो सकी। रिटेल सेक्टर जो है उस पर टैक्स जो है वो नहीं लग पाता। एक खास हद से ज़्यादा इनकम पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स नहीं लगा सकते। बिल्डर और डेवलपर पे टैक्स आप नहीं लगा सकते। अपने हुकूमती अखराजात जो हैं वो कोई भी हुकूमत कम करने को तैयार नहीं। जो खसारे में चलने वाले अदारे हैं उनकी निजकारी की बात यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। तो जब ये सारे नासूर जो हैं ये इसी तरह से रिश्ते रहेंगे तो फिर जाहिर है कि IMF के पास ही जाना है, और IMF के पास जाना ही आपका इस वक्त प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। कोई भी हुकूमत आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, मेरे साथ ही बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।